हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप बिजनेस करते हो और आपने बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करा रखा है, तो आप उसमें कितना लेन देन कर सकते हैं, मतलब कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वहां से पैसे आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए बैंक में क्या लिमिट है, इसके बाद इनकम टैक्स लॉ में क्या लिमिट बताई गई है, करेंट अकाउंट में जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्या उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है या फिर आपको आईटीआर बिल्कुल ही फाइल नहीं करना है, और आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या ऑडिट कराना कंपलसरी है। इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। जो भी रूल आपको बताने वाला हूं ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है, जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है। तो करेंट अकाउंट में लेन देन करने के लिए बैंक क्या कोई लिमिट फिक्स करता है कि आप उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, एक लिमिट है 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा की। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप करेंट अकाउंट में, वो भी कैश में, यदि आप पैसे डिपॉजिट करते हैं या फिर आप वहां से कैश में पैसे को विड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आप अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, आपने किसी डेट को 20 लाख रुपीस डाल दिया, उसके बाद आपने 10 लाख डाला, फिर 20 लाख डाला, आपकी टोटल जो कैश डिपॉजिट हो गई वो 50 लाख रुपीस की हो गई। और आपने क्या किया, यहां से आपने 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का आपने विड्रॉ भी कर लिया। और दोस्तों, इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि यदि कोई पर्सन करेंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बैंक को एसएफटी के माध्यम से क्या करना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे आप बैंक में जाते हो कैश डिपॉजिट करने, तो वैसे भी आप 50 या उससे ज्यादा का आप कैश डिपॉजिट करते हो, वाउचर फिल करते हो, तो आपसे बैंक पैन नंबर वाउचर पे डालने के लिए बोलता है, या फिर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप फॉर्म 16 डिपॉजिट करते हैं। अब एज सच बैंक में कोई लिमिट नहीं है करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप करेंट अकाउंट में जितनी मर्जी उतनी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो और वहां से आप विड्रॉ कर सकते हो। अब इनकम टैक्स लॉ में क्या करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कोई लिमिट पहले से फिक्स की गई है कि आप इससे ज्यादा जो है करेंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स में भी दोस्तों कोई भी इस तरीके का कैपिंग नहीं लगाया गया है। आप चाहे जितनी मर्जी उतनी करेंट अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहां पे जो भी लिमिट है, रिपोर्टिंग की लिमिट है और टीडीएस या टीसीएस डिडक्शंस की लिमिट है। रिपोर्टिंग मैंने बता दिया कि आप 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो करेंट अकाउंट में, तो ये ट्रांजेक्शंस आपके पैन नंबर पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं। और टीडीएस और टीसीएस का भी रूल इंपॉर्टेंट है कि आप जो पैसा करेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रखे हैं उसको जब आप वहां से विड्रॉ करते हैं तो एक लिमिट क्रॉस होने के बाद बैंक क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है। तो करेंट अकाउंट में से जो पैसे आप कैश में विड्रॉ कर रहे हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194N में। और यहां पर यह है कि दो कंडीशन होती है। पहला तो ये होगा कि यदि आप रेगुलर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते चले आ रहे हैं तो आप 1 करोड़ रुपीस तक आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यदि 1 करोड़ रुपए के ऊपर जाता है कैश विड्रॉ तो उसके इसमें 2% का टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन ये टीडीएस भी आप रिफंड के तौर पे क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। यदि आप आईटीआर पिछले 3 साल से आपने फाइल नहीं किया है और आपने 20 लाख रुपए से ज्यादा का आपने कैश विड्रॉ किया हुआ है तो ऐसे केस में 5% का टीडीएस जो है बैंक डिडक्ट कर लेगा। और दोस्तों, ये जो लिमिट है ना 5% टीडीएस वाली, ये 1 करोड़ रुपीस तक जाती है। मतलब 20 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपीस तक आपका कैश विड्रॉल है तो उस पर 5% का टीडीएस काटेगा, और 1 करोड़ रुपीस के ऊपर जाएगा तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होता है। यहां पर भी है कि यदि आपकी टीडीएस कट चुकी है तो भी आप आईटीआर फाइल करके इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स का होना स्वाभाविक है। जो पर्सन कैश डिपॉजिट कर रहा है करंट अकाउंट में, उसको पैसे कहीं ना कहीं से मिले हैं बिजनेस करने के दौरान, वो डिपॉजिट कर रहा है और बिजनेस पर्पस के लिए कैश को विड्रॉ भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कैश आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए भी एक लिमिट है, सेक्शन 269 ST को फॉलो करना होता है, जिसमें कि ये है कि आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश आप किसी भी सिंगल पर्सन से, सिंगल ट्रांजेक्शन हो या सिंगल इवेंट या ओकेजन हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपने 1 लाख रुपए कैश दे दिया, फिर कुछ टाइम के बाद आपने 80,000 दे दिया, फिर उसके बाद आपने 30,000 दे दिया, आप टोटल कैश कितना दे रहे हो, 2,10,000 दे रहे हो, तो ये 2 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे केस में जो पर्सन यहाँ पे कैश एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जो बिजनेसमैन यहाँ पे कैश एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, वो भी 100% की।
दूसरा हमने बात किया था सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। अब सिंगल ट्रांजेक्शन मान लो कि हो गया 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का सिंगल ट्रांजेक्शन डील फाइनल हो गई। अब पेमेंट की जब बारी आती है तो ये होता है कि ठीक है हम सिंगल डे में नहीं देंगे, इसको कई दिन में हम देंगे। वो आपके और कस्टमर के बीच की बात है। अब यहाँ पे कस्टमर क्या कर रहा है, मंडे को 1 लाख रुपीस दिया, वेडनेसडे को 1 लाख दिया, फ्राइडे को 1 लाख रुपीस दिया, तो टोटल यहाँ पे 3 लाख रुपीस आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये ट्रांजेक्शन्स भी दोस्तों बैंड है सेक्शन 269 ST के अनुसार। इसके बाद है सिंगल इवेंट या ओकेजन, कि मान लो कि आपका कोई भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसको कि आपने हायर किया हुआ है मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कोई भी वेडिंग हो सकता है या बिजनेस इवेंट हो सकता है। अब उसमें कई तरीके की सर्विसेज हैं जिसके लिए कि आपको पेमेंट करना है, कैटरर्स हो गया, डेकोरेटर हो गया, फोटोग्राफर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अलग अलग सबकी बिल जो है जनरेट हो चुकी है जिसका कि आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे क्या है कि सिंगल वेडिंग या सिंगल बिजनेस इवेंट हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया, टोटल यहाँ पे 2,65,000 रुपए कैश में पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें कि आप 2 लाख से ज्यादा कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी बैंड है, यहाँ पर भी 100% की पेनाल्टी लग सकती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जो ट्रांजेक्शन्स करेंट अकाउंट की रिपोर्ट की जा रही है, 50 लाख या उससे ज्यादा की आप डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये क्यों किया जाता है? डिपार्टमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करना चाहता है कि ये पर्सन यदि इतना हाईवी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो क्या ये इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता भी है या नहीं करता है। यदि वो फाइल करता है तो ये जो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन है उसकी ITR में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब जो पैसा आप करेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं उस पैसे का सोर्स क्या है, तो ऐसे क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं जिससे कि आपको पेमेंट मिल रहा है और आप उसको डिपॉजिट कर रहे हैं करेंट अकाउंट में, तो वो आपका टर्नओवर या सेल्स माना जाता है। अब कैश पेमेंट करने के लिए जो पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस में भी एक लिमिट है। सेक्शन 40A के अकॉर्डिंग आप किसी भी पर्सन को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। यदि कोई बिजनेसेस हायरिंग या लीजिंग गुड्स कैरेजेस में इन्वॉल्व है, किराए पे वो जो है गुड्स कैरेजेस देता है, ठीक है, लीज पे देता है, तो उस केस में कैश पेमेंट की लिमिट 35,000 रुपीज है। उसके ऊपर जब जाएगा तो आपको कैश में नहीं देना है, चेक के थ्रू या फिर UPI के थ्रू पेमेंट करना है। अब बात करते हैं कि करेंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आपने किया, क्या उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए के यदि अंदर है तो आपको ITR फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 4 लाख रुपए के ऊपर यदि क्रॉस करता है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि कई बार आपकी जो बिजनेस की इनकम होती है वो 4 लाख रुपए से कम हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, या आपको लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, उस केस में भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब कुछ कंडीशन होते हैं बिजनेस क्लास के पर्सन के लिए जिसको फुलफिल करने पर इवन कि आपकी टोटल इनकम बिजनेस की 4 लाख के नीचे है या फिर लॉसेस हो रखा है तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। पहला तो ये है कि यदि आप एक करेंट अकाउंट या एक से ज्यादा करेंट अकाउंट में आपने एक फाइनेंशियल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपने डिपॉजिट कर रखा है, और ये डिपॉजिट आपकी कैश भी हो सकती है और बैंकिंग चैनल के थ्रू भी हो सकती है, या फिर आपने सेविंग अकाउंट भी आप मेंटेन कर रहे हो और आप जो है 50 लाख या उससे ज्यादा का आपने डिपॉजिट कर रखा है। इसके बाद है कि यदि आपका जो बिजनेस है उसका जो टोटल सेल्स या टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका है तो भी आपको ITR भरना पड़ेगा। और यदि प्रोफेशनल आप हो, अब आपका 10 लाख से ज्यादा की यदि ग्रॉस रिसीट हो गई तो भी आपको ITR भरना पड़ेगा। और आपका यदि TDS कट चुका है, आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी इनकम पे TDS कट गया 25,000 रुपए या उससे ज्यादा का, जैसे सेक्शन 194N में भी आपका TDS कट गया है और 25,000 से ज्यादा का अमाउंट है, तो ऐसे केस में भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी। अब करेंट अकाउंट में आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑडिट कब कराना कंपलसरी होता है। देखिए, एक तो यहाँ पे ये हो गया कि यदि आपकी टोटल सेल या टर्नओवर 1 करोड़ रुपए के ऊपर क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, आप इसमें कैश का भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, साथ में आप ऑनलाइन भी कर रहे हो, लेकिन यदि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो दोस्तों डिजिटल मोड में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, 95% या उससे ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल मोड में कर रहे हो, रिसीट भी आपकी वही हो रही है, पेमेंट भी आपकी डिजिटल मोड में हो रही है, तो उस केस में 10 करोड़ रुपए के ज्यादा यदि आपका क्रॉस करेगा तब आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। प्रोफेशनल के लिए यह है लिमिट 50 लाख रुपीस की है, 50 लाख से ज्यादा क्रॉस करने पर ही आपको ऑडिट कराना पड़ेगा।
आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं। यदि आपको कैश में पैसे रिसीट हो रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे कैश बुक अपना मेंटेन करिए, और आपको जो है सेल्स इनवाइसेस या बिल भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। यदि आप पैसे डिपॉजिट करो तो उसका काउंटर फाइल आपके पास होना चाहिए। लोन या एडवांस का पैसा आपको पास मिला हुआ है तो उस केस में आपके पास एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। विड्रॉ आप कर रहे हो तो विड्रॉल स्लिप आपके पास मेंटेन होना चाहिए। कई बार आपको गिफ्ट के थ्रू भी पैसे मिलते हैं तो गिफ्ट डीड या डिक्लेरेशन भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कि मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका बाउचर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। आपने उस कैश को वेजेस या सैलरी बांटने के लिए किया हुआ है तो उसकी रजिस्टर मेंटेन करें सिग्नेचर के साथ। इसके बाद ये सेक्शन 194 एन में टीडीएस कट चुका है तो उसका आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A होना चाहिए। और लास्ट 3 इयर्स में आपने आईटीआर फाइल किए हुए तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन भी होना चाहिए। और नेक्स्ट ये कि यदि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी है तो उसमें आपको बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चाहिए, जर्नल लेजर चाहिए, और इसके बाद आपके जो भी एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है या फिर टीआईएस है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको 6 इयर्स तक प्रिजर्व करके रखने होते हैं जिससे कि कभी भी इंक्वायरी आए तो आप डिपार्टमेंट को दिखा सकें। होप यू लाइक दिस वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।